भारत में काउ स्लैटर बैन होना चाहिए। ये एमआईएम का मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता के अलावा पार्टी का कार्यकर्ता हूं। पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते से बैन होना चाहिए। लेकिन अमित शाह बताएं कि बीफ कंपनी से चंदा क्यों लिए, पाकिस्तान की कंपनी से क्यों चंदा लिए। भारत सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर, बीफ का आयात करने वाला नरेंद्र मोदी की सरकार में क्यों बना। अमित शाह बताएं, मोदी जी बताएं कि नॉर्थ ईस्ट में यम्मी और नॉर्थ इंडिया में मम्मी क्यों हो सकता है बीफ। नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बीफ बैन नहीं होने देंगे। मुसलमान के खिलाफ गिरिराज सिंह जहर नहीं उगले, प्रज्ञा ठाकुर मुसलमान के खिलाफ जहर नहीं उगले, भाजपा का साहेब सिंह वर्मा मुसलमान के खिलाफ जहर नहीं उगले, राम सिंह भदौड़ी जो एमपी है, जो दिल्ली का एमपी था, वो मुसलमान को पार्लियामेंट में गाली नहीं दे एमपी को। कर्ज उतारना चाहिए ना। हम अगर मिथिला में मैं पला हूँ बड़ा हूँ, इस मिट्टी का कर्ज है, हम वो कर्ज उतारेंगे। जब भी ज़रूरत बेनीपट्टी मधुबनी के लोग को होगा, मैं उसके लिए खड़ा रहूँगा। कर्ज मोदी जी मुसलमानों के घर में ईद के दिन खाना उनके घर में नहीं बनता था, तो मोदी जी मुसलमानों के घर का, मुसलमान का कर्ज उतार दे, मॉब लिंचिंग बंद करवा दे। 4 करोड़ का इन्वेस्टमेंट गुजरात में हो रहा है। आपने हिंदू मुसलमान के नाम पर 2014 में 34 एमपी दे दिया, 2019 में 39 एमपी दे दिया, लेकिन बिहार को किसी ने 1 रुपया की मदद नहीं की। चैलेंज कर रहा हूं अशोक यादव जी को, चैलेंज कर रहा हूं नरेंद्र मोदी जी को, चैलेंज कर रहा हूं अमित शाह जी को, आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज कर रहा हूं। 10 साल में नरेंद्र मोदी दिखा दे एक भी मीटिंग बिहार को बीमारू राज्य से बाहर निकालने की। जय मिथिला, हम सरोजा और अपने लोगन देख रहा छी मिथिला तक न्यूज। अहाँ सबके बता दी अखन हमरा संग AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन जी छथि। मधुबनी लोकसभा चुनाव 20 मई के होबे वाला है, तो यह मधुबनी लोकसभा चुनाव पर बात है। सर्वप्रथम तो बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया। सर्वप्रथम जाने की कोशिश करब जे AIMIM जे छे से बिहार में कतेक सीट पर ले रहा है। 8 सीट पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। हमने प्रियंका चौधरी जी को, जो मल्ला बिरादरी से हैं, वो काराकाट से लड़ रही हैं। राणा रंजीत भाई जो राजपूत समाज से हैं, शिवर से लड़ रहे हैं, सीताराम बाबू के लड़का है। अखिलेश्वर शर्मा साहब महाराजगंज से लड़ रहे हैं। ददन पहलवान साहब बक्सर से लड़ रहे हैं। वकार सिद्दीकी साहब आपके मधुबनी से लड़ रहे हैं। हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सिर के ताज अख्तरुल ईमान साहब किशनगंज से लड़के आए हैं। और उसके बाद अंजारुल हसन नजमी साहब मुजफ्फरपुर से लड़ रहे हैं। दीनानाथ मांझी जी जो दलित समाज का एक चेहरा है, चौकीदार दफादार संघ के अध्यक्ष हैं, वो गोपालगंज से लड़ रहे हैं। यही सब मिलकर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। पाटलिपुत्रा से फारूक रजा उर्फ डब्लू भाई मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। जते कैंडिडेट छथिन सबके समीकरण देखैत जे छै बहुत नीक कैंडिडेट सबके उतारने छियनि, तो मधुबनी में अपने अखन उपस्थिति छै। मधुबनी लोकसभा में केना की कैंडिडेट के स्थिति छनि, और कतौ न कतौ 2 गो जे कैंडिडेट छथिन गठबंधन और महागठबंधन के, तो दुनू अपना अपना के बहुत ज़्यादा दावा ठोक रहल छथिन। देखिए, यहाँ पर दोनों बाहरी हैं। आप फातमी साहब को बुलाइएगा, मधुबनी पूछिएगा कि रहिका का रास्ता किधर है, बेनीपट्टी किधर है, हरलाकी किधर है, मधुआपुर किधर है, बसैट किधर है, जाले किधर है, क्योटी किधर नहीं बजाएंगे। क्योटी में तो उनके अलीनगर क्योटी से बेटा चुनाव लड़े थे, क्योटी से लड़े थे ना चुनाव, तो क्योटी से क्यों भाग गए। फातमी साहब का काम ही है, अपने भी भागते हैं, बेटा भी भाग गया। भाई जिसको दरभंगा ने रिजेक्ट किया उसको मधुबनी क्यों एक्सेप्ट करेगा। 20 तारीख को पूछेगा अशोक यादव कहाँ वोट देंगे, फातमी साहब कहाँ वोट देंगे। मेरा कैंडिडेट वकार सिद्दीकी साहब यहीं वोट देगा। उसका पासपोर्ट भी मधुबनी का है, उसका आधार कार्ड भी मधुबनी का है, उसका वोटर ID कार्ड भी मधुबनी का है, उसकी ज़मीन पुश्तैनी में मधुबनी की है। फातमी साहब क्लाउड 9 में रह रहे हैं, तो क्लाउड का मतलब बादल होता है, 9 का मतलब 9वां नंबर होता है, तो उसी क्लाउड 9 में बैठ के वो क्लाउड हो जाएंगे। अशोक यादव भी फिर से दरभंगा चले जाएंगे। जब फिर बाढ़ की समस्या होगी, फिर अमित शाह की तरह जुमलेबाजी होगी कि दरभंगा में एम्स खुल गया, खुला दरभंगा में एम्स। 2017 में अरुण जेटली जी ने घोषणा की थी, 2017 से 2024 आ गया। एक ईटा भी एम्स का आपने देखा है। तो यही दिल्ली का वो जो नहीं पहले एक आता था, आप बचपन में देखा, दिल्ली का लाल किला देख ला, आगरा का ताजमहल देख ला, उसमें बाइस्कोप में दिखाता था ना, वही तरह अमित शाह JP नड्डा है, उन्हीं का चेला अशोक यादव है। इनके अब्बा यही बात बोलते थे, बुझे छिए बाजे छिए हम तो हुकुमदेव नारायण छिए। तो बेटा को टिकट मिल गया अनुकंपा में। दूसरे पार्टी का परिवारवाद दिखता है, लेकिन बेटा का परिवारवाद नहीं दिखता है। राजनाथ जी को अपना बेटा को MLA बनाना है, पंकज सिंह को बना दिए। वसुंधरा राजे सिंधिया को अपने बेटे को बनाना है, बना दी। ज्योतिरादित्य सिंधिया बन सकते हैं, गोपीनाथ मुंडे जी की बेटी बन सकती है, दूसरे पार्टी में नहीं बन सकता। अनुराग ठाकुर बन सकते हैं, उसी तरह हुकुमदेव नारायण जी का बेटा बन सकता है। बतलाइए, 3 बार लगातार भाजपा को जिताया, आप बताइए सबसे ज़्यादा बाढ़ की तबाही आपके यहाँ, जल जमाव का मामला, आपके यहाँ एम्स नहीं बना, पूर्णिया एयरपोर्ट नहीं बना, आपके यहाँ पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं मिला। क्यों हम इनको वोट दें। नरेंद्र मोदी हर दिन घोषणा करते हैं, तो मेडिकल कॉलेज होना चाहिए मधुबनी में, सरकारी होना चाहिए ना। दरभंगा में आपने एम्स भी नहीं किया, सहरसा सुपौल में होना चाहिए ना। तो ये जो आपकी घोषणा है कब जमीन पे कब उतरेगी। 10 साल में अदानी अंबानी का विकास तो हो गया, जयशाह BCCI के सब कुछ हो गए,
लेकिन आम जो भारतीय है, आम जो लोग हैं, उनका क्या हुआ? रोजगार पे बात कर लीजिए भाजपा से। अशोक यादव से आप पूछिए कि मुसलमान, हिंदू, पाकिस्तान, बिरयानी, शेरवानी, मंदिर, मस्जिद, टोपी, दाढ़ी के अलावा बात कर पाएगा ये आदमी? ये 10 वर्ड हटा दीजिए किसी भी भाजपा के नेता से, ये 10 वर्ड के अलावा ये बात कर ले। पाकिस्तान बिरयानी खाने कौन गए थे? मोदी जी कहते हैं। अब कलाम साहब पूछते हैं कि वेज बिरयानी था कि चिकन बिरयानी था कि पनीर बिरयानी था कि वेज बिरयानी था, फिर आप मेरे पर शक करने लगिएगा। हम नहीं पूछ रहे हैं, जनता पूछ रही है कि नवाज शरीफ साहब क्या कौन बिरयानी था? जिन्ना के मज़ार पर फातिया पढ़ने गए थे अडवाणी जी, अब चादर चढ़ाएं कि अगरबत्ती जलाएं कि मोमबत्ती जलाएं? अब कलाम भाई अवैदुल्ला साहब पूछ रहे हैं कि क्यों चले गए थे? जिन्ना से इतनी मोहब्बत आपको क्यों हो गई थी? अजहर मसूद जो सबसे बड़ा आतंकवादी था, उसको भाजपा सरकार ने छोड़ा। और एक खासियत आपको बता दें, भारत के मुसलमान से आज तक नरेंद्र मोदी गले नहीं मिले। बिल्किस बानो के सिर पर हाथ नहीं रखे, उसके आंसू को नहीं पहुंचा। तबरेज अंसारी हो, पहलू खान हो, अखलाक के आंसू को नहीं पहुंचा। अरब के शेख से खूब मिलते हैं। और फिर कल परसों बोल रहे हैं कि मुसलमान के घर से मेरे सेवई आता था, शीर खुरमा आता था, ईद के दिन मेरे घर में खाना नहीं बनता था, मुसलमान के घर से आता था। तो कम से कम मुसलमान के घर का 20-30 साल का खाना खाए होंगे ना, बचपन से लेकर जवानी तक, तो वो कर्ज उतार दीजिए। कम से कम बोलिए कि मुसलमान के खिलाफ गिरिराज सिंह जहर नहीं उगले, प्रज्ञा ठाकुर मुसलमान के खिलाफ जहर नहीं उगले, भाजपा का साहेब सिंह वर्मा मुसलमान के खिलाफ जहर नहीं उगले, राम सिंह भुदूड़ी जो एमपी है, जो दिल्ली का एमपी था, वो मुसलमान को पार्लियामेंट में गाली नहीं दे एमपी को। कर्ज उतारना चाहिए ना। हम अगर मिथिला में मैं पला हूँ बड़ा हूँ, इस मिट्टी का कर्ज है, हम वो कर्ज उतारेंगे। जब भी ज़रूरत बेनीपट्टी मधुबनी के लोग को होगा, मैं उसके लिए खड़ा रहूँगा। कर्ज मोदी जी मुसलमानों के घर में ईद के दिन खाना उनके घर में नहीं बनता था, तो मोदी जी मुसलमानों के घर का, मुसलमान का कर्ज उतार दे, मॉब लिंचिंग बंद करवा दे, मुसलमानों को गाली देना बंद करवा दे, मुसलमानों का बजट बढ़वा दे, माइनॉरिटी का, मुसलमान का जो हज पे जो जाते हैं उसका आसानी करवा दे, एएमयू किशनगंज को पैसा दे दे, सुरजापुरी बिरादरी का रिजर्वेशन पड़ा हुआ है केंद्र सरकार में, वो दिलवा दे, किसी मुसलमान को मंत्री बना देते। अगर मौजूदा सरकार में लगे हिंदू मुस्लिम भ रहा है, हाँ, इसके बिना मोदी जी के पास सबसे बड़ा यूएसपी है हिंदू और मुसलमान, क्योंकि आरएसएस बीजेपी ने देश की आज़ादी में कुर्बानी नहीं दी। उनको ये नहीं पता कि राजा राम मोहन राय ने मदरसा में पढ़कर देश की आज़ादी के लिए काम किया है। उनको ये नहीं पता है कि दारुल देवबंद के लाखों उलेमाओं ने फांसी का फंदा चूम लिया इस देश के लिए। उनको ये नहीं पता है कि फजले हक खैराबादी के बारे में, उनको सुल्तानपुरी के बारे में, मजरू सुल्तानपुरी के बारे में नहीं पता है, उनको वीर अब्दुल हमीद के बारे में नहीं पता है। उनको जो आरएसएस का जो पाठ पढ़ाती है हिंदू मुसलमान का, वही पता है। उनको अरब के शेख से मोहब्बत है, लेकिन भारतीय मुसलमान से मोहब्बत नहीं। यही मोदी जी की खासियत है। अब मुसलमान के बात के लिए मधुबनियों में 2 मुसलमान लड़ रहा छथिन और मुसलमान छथिन, लेकिन अगर आमने सामने करबे तो अहाँ अपना आपके सामने देख रहा छे तो अली अशरफ फातमी छथिन, वो मुसलमान छथिन, बहुत अच्छे मुसलमान हैं, वो बहुत अच्छे हैं। तो जहाँ पर आप थे, जहाँ पर दरभंगा पले बड़े, वहीं रहिए। मधुबनी पर बोझ क्यों बन रहे हैं? जब दरभंगा आपको रिजेक्ट कर दिया तो मधुबनी पर क्यों एक्सेप्टेंस का वो कर रहे हैं? आप बतलाइए, 11 बजे दिन में सो के आप उठिएगा, आपका बेटा भाजपा जदयू से चुनाव लड़ेगा। जब हाफिज साद को मार दिया गया तो आप उसके घर नहीं गए, बिस्पी में असगर साहब के घर नहीं गए, मुसलमानों के मुद्दे पे आप बोले नहीं, सीए एनआरसी पे आप कहीं दिखे नहीं, ट्रिपल तलाक पे आप कुछ बोले नहीं। उस वक्त नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मोहन भागवत जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद कर रहे थे, उससे पहले लालू यादव जिंदाबाद कर रहे थे। जैसे राजद छोड़े तो फिर लालू यादव को गाली दे रहे थे, वीडियो है, दे रहे थे ना, क्यों छोड़ा उन्होंने राजद? तो जब आप नरेंद्र मोदी जिंदाबाद कर चुके हैं, तो फिर आप, जब मोदी ने मुसलमानों के साथ जो किया वो जग जाहिर है, तो फिर आज मुसलमान आपको क्यों वोट दे? ये प्रभाव पड़े वाला है मधुबनी में, मुसलमान नहीं, मुसलमान क्यों देगा इनको? जो आदमी भाजपा जदयू से चुनाव लड़े, जो मुसलमानों के खिलाफ भाजपा सुबह शाम जहर उगलती है, मुसलमानों से नफरत का एजेंडा भाजपा का पहला नंबर है। मुसलमान के खिलाफ बोलना, चाय के बाद ये एजेंडा जिसका सेट होता है, जो टीवी चैनल में पत्रकार, जो इनके प्रवक्ता आते हैं, गौरव भाटिया हो या दूसरे लोगों, अजय आलोक हो या जो भी हो, उसका पहला काम होता है मुसलमान के खिलाफ बोलना। आप अशोक यादव का जितना सुन लीजिए भाषण, उसमें मुसलमान बोलेगा ही। मुसलमान को जिहाद के बारे में उतनी जानकारी नहीं है, पाकिस्तान के बारे में जो नहीं है, लेकिन मुसलमान की जो जानकारी जो है वो ज़्यादा भाजपा के लोग को। तुरंत में अमित शाह के द्वारा कहा गया है जो गौ हत्या करने वाले, हम भी चाहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं, पूरे भारत में काउ स्लैटर बैन होना चाहिए। ये एमआईएम का, मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता के अलावा पार्टी का कार्यकर्ता हूं, पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते से बैन होना चाहिए। लेकिन अमित शाह बताएं कि बीफ कंपनी से चंदा क्यों लिए, पाकिस्तान की कंपनी से क्यों चंदा लिए? भारत सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर
बीफ का आयात करने वाला नरेंद्र मोदी की सरकार में क्यों बना? अमित शाह बताएं, मोदी जी बताएं कि नॉर्थ ईस्ट में यम्मी और नॉर्थ इंडिया में मम्मी क्यों हो सकता है बीफ? नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बीफ बैन नहीं होने देंगे। केरल के इनके लोकसभा के कैंडिडेट ने कहा कि बीफ बैन होने नहीं देंगे। इनके बड़े बड़े बीजेपी के एमएलए, बीजेपी का मंत्री, बीजेपी का नेता बीफ कंपनी का शेयर होल्डर है। तो ये दोहरी नीति, ये दोगला नीति, ये नहीं चलेगी अमित शाह जी। नॉर्थ ईस्ट में और गोवा में बीफ क्यों हिला हुआ है? काउ स्लॉटर बैन, गो हत्या भारत में बंद होना चाहिए। मैं उस कदर करता हूं। इस्लाम सिखाता है लकुम दीनकुम वलिया दीन, तुम्हारा धर्म तुम्हारे लिए, मेरा धर्म मेरे लिए। ला इकरा फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। मेरा धर्म सिखाता है कि जबरदस्ती कुछ नहीं, किसी को दिल दुखा के आप कुछ नहीं कर सकते। मेरे नबी रहमतुल आलमीन बनकर आए थे, पूरी दुनिया भर रहमत बनकर आए थे, प्यार करने आए थे, पूरी दुनिया के लिए भलाई करने आए थे, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं आए थे। अमित शाह बताएं कि नॉर्थ ईस्ट में क्यों बीफ बैन, क्यों काउ स्लॉटर बैन नहीं है, उसको इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया? वहां भाजपा की आसाम में सरकार है, मेघालय में भाजपा की सरकार है, त्रिपुरा में भाजपा की सरकार है, नागालैंड में, अरुणाचल में भाजपा की सहयोगी सरकार है, सिक्किम में भाजपा की सरकार है। अब चलिए वहां कैमरा लेके, ये दोहरी नीति नहीं चलेगी कि जहां पर वोट है वहां पे गाय माता बना दिए, जहां पर वोट अलग है वहां पर उसके हिसाब से बोलिए। क्यों गोवा में बैन नहीं है? पूरे भारत में होम मिनिस्टर की ड्यूटी है। 10 साल से आप होम मिनिस्टर हैं, आपकी सरकार है, क्यों नहीं बैन हुआ? क्यों नहीं आपने इंप्लीमेंट किया? ये गौ रक्षक की गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। आप लॉ ऑफ द लैंड होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ इंडिया, गोवा और बिहार, मधुबनी अलग नहीं हो सकता। मैं खासकर हिंदू मतदाता से बोलना चाहता हूं, ये मक्कार हैं, ये अय्यार हैं, ये पाकिस्तान की कंपनी से और बीफ की कंपनी से भाजपा ने चंदा लिया है। भारत में सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्टिंग, बीफ आयात नरेंद्र मोदी की सरकार में, आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। और गिरिराज जी पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री मंत्री थे, उनके वक्त में सबसे ज्यादा बीफ कंपनी का लाइसेंस मिला है। तो ये झूठ बोल रहे हैं आपको, आपके जज्बात को, आपके एहसास को, आपके इमोशन को ये छेड़ रहे हैं, उसको उससे ये मजाक कर रहे हैं। आप पूछिए नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ इंडिया और मधुबनी में क्या फर्क है? पूरे भारत में बैन होना चाहिए। मैं इसकी वकालत, एमआईएम इसकी वकालत करता हूं। अच्छा, एआईएम के की राष्ट्रीय की एजेंडा है और खासकर मधुबनी में अपने मधुबनी में की एजेंडा? देखिए, मधुबनी का एजेंडा साफ है कि मधुबनी में स्टेडियम का मुद्दा हो, मधुबनी में जल जमाव का मुद्दा हो, मधुबनी में बाढ़ की समस्या हो, मधुबनी में रोजगार की समस्या है। मधुबनी का एक बड़ा तबका बॉम्बे, दिल्ली और हरियाणा और गुजरात और तेलंगाना में रहता है। मेरा कहना है, फिर से मैं हिंदू मतदाता को बोलना चाहता हूँ, बिहार के मतदाता को बोलना चाहता हूँ, मुसलमान मतदाता को बोलना चाहता हूँ, हर मतदाता को बोलना चाहता हूँ, ये नरेंद्र मोदी वो है 26 MP वाला गुजरात, 26 MP वाला गुजरात, हजारों करोड़ का गुजरात में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, हजारों करोड़ का। बिहार जिसने 2014 में 34 MP दिया, बिहार जिसने 2019 में 39 MP दिया, 1 रुपया का इन्वेस्टमेंट नहीं है। डालमिया कारखाना ले लीजिए, बरौनी ले लीजिए, शुगर फैक्ट्री ले लीजिए, शुगर मिल ले लीजिए, रामनगर हो या आपका दरभंगा मिथिलांचल का हो, एम्स ले लीजिए, हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट गुजरात में हो रहा है। आपने हिंदू मुसलमान के नाम पर 2014 में 34 MP दे दिया, 2019 में 39 MP दे दिया, लेकिन बिहार को किसी ने 1 रुपया की मदद नहीं की। चैलेंज कर रहा हूं अशोक यादव जी को, चैलेंज कर रहा हूं नरेंद्र मोदी जी को, चैलेंज कर रहा हूं अमित शाह जी को, आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज कर रहा हूं। 10 साल में नरेंद्र मोदी दिखा दे एक भी मीटिंग बिहार को बीमारू राज से बाहर निकालने के लिए, बिहार को स्पेशल स्टेटस दिलाने के लिए, बिहार को पैसा देने के लिए, बिहार को आर्थिक मदद के लिए एक भी मीटिंग इन्होंने की हो। वाजपेयी जी ने जब बिहार का बंटवारा हुआ था तो वादा किया था बिहारियों से कि हम बिहार को स्पेशल स्टेटस देंगे, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं दिया। बिहार के लोगों हाथ जोड़ रहे हैं आपसे, इनके माया जाल में मत पड़िए, मत पड़िए। मक्कारी और अय्यारी इनके डीएनए में है, आपको हिंदू मुसलमान में फंसाएगा। आप रोजगार पे पूछिए। जनता के डाइवर्ट केना करबे जे कतौ न कतौ जनता के 5 किलो अनाज गैस आई के जे से जुनून छे। मेरी बड़ी बहन, आप बोलिए 5 किलो, अगर इतना विकास करता देश की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत होती तो क्या 80 करोड़ लोग को 5 किलो रोजगार देने की नौबत पड़ती? गरीबी में हम सबसे ज़्यादा हैं, हम जीडीपी में बांग्लादेश से भी पीछे हैं, हम प्रेस फ्रीडम में सबसे नीचे रैंकिंग पे हैं, इंटरनेट बैन में सबसे आगे हैं, नफरत में, मॉब लिंचिंग में, हिंदू मुसलमान की खाई में हम सबसे आगे हैं, अर्थव्यवस्था में। अच्छा मैडम, आप ही बतलाइए, अगर 5वां स्थान है तो 80 करोड़ लोगों को क्यों? जरा सा सोचिएगा, मिथिला के लोग हैं, आप लोग मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, जरा सा सोचिएगा, विद्यापति की धरती है, कालिदास की धरती है, बड़े बड़े विद्वानों की धरती रही है, यहाँ पर धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जैसे लोग रहे हैं, यहाँ पे डीजीपी और IAS IPS रहे हैं,
ये बहुत पावन धरती है मिथिला के लोगों। अगर इतना ही ज़्यादा आर्थिक सुधार हो जाता, उन्नति प्रगति हो जाती, तो फिर 5 किलो अनाज 80 करोड़ में क्यों बांटना पड़ता। हर लोग अपना अनाज खुद खाता। और उस अनाज की क्या क्वालिटी होती है, अशोक यादव बतलाएं कि कभी अपने घर में खाए होंगे, या जेपी नड्डा या अमित शाह या सम्राट चौधरी या मोदी जी कभी खाए होंगे। मोदी जी को तो 80,000 का मशरूम खाते हैं, चश्मा भी 3 लाख का, गाड़ी भी 10 करोड़ की, पेन भी 2 लाख का, सूट भी माशाल्लाह जितना उपेंद्र कुशवाहा पार्टी बदलते हैं, जितना नीतीश कुमार बयान बदलते हैं, उतना मोदी जी अपना सूट बदलते हैं। सुबह कुछ और सूट, प्लेन पे चढ़ते हैं हुजूर आला, वो सूट अलग पहनते हैं, प्लेन से उतरते हैं तो वो बंडी अलग हो जाती है। लैक्मे फैशन वीक में भी इतना लोग कपड़ा नहीं बदलता है जितना नरेंद्र मोदी जी कपड़ा बदलते हैं। फिल्मिस्तान का हीरो गोविंदा जी भी उतना कोई फिल्म में नहीं बदले होंगे, कूली नंबर 1 में, राजा बाबू में या किसी फिल्म में, जितना मोदी जी बदलते हैं। मोदी जी को एक शौक बचपन में, वो गोविंदा जी का एक फिल्म वो देख लिए लगता है, जिसमें गोविंदा जी फोटो लगाए थे, जिसमें कभी वकील बन गए थे, डॉक्टर बन गए थे, इंजीनियर बन गए थे। राजा बाबू फिल्म का नाम था। मोदी जी उस फिल्म को अपने पर धारण कर लिए हैं। आप एम्स जाइएगा तो डॉक्टर से वो ऐसा बात करेंगे, लगा कि एम्स का सबसे अच्छा डॉक्टर यही है। इसरो साइंटिस्ट के पास जाएंगे तो साइंटिस्ट के पास भी यही बोलेंगे। इंजीनियर कहीं जाएंगे, कहीं प्लांट बना है तो इंजीनियर का भी यही रूप धारण कर लेंगे। बस अभी रुका हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने वो नहीं गए, बस यही रुका हुआ है। वो मेरे जैसे वकील पर छोड़ दिए हैं, नहीं तो चंद्रचूड़ साहब चीफ जस्टिस साहब के सामने वो चले जाए और बोले कि हम ही वकील हैं, बस क्योंकि वहाँ डिग्री चाहिए और बार काउंसिल का सर्टिफिकेट चाहिए वहाँ काला कपड़ा पहनने के लिए। लेकिन कोई ठीक नहीं है, कोई फिल्म में शूटिंग करके आज के बाद ये भी हो जाए कि ये भी तमन्ना ना पूरा कर ले। मधुबनी लोकसभा जनता के AIM के जे कैंडिडेट छथिन हुनका कतेक प्यार समर्थन भेट पूरा बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना कम दिनों में इतना प्यार दिया, इतना स्नेह दिया। ये बहुत ही पावन धरती है, विद्यापति की धरती है, यहाँ बहुत बड़े लोगों को ज्ञान मिला है, इसने देश को एक दिशा दिया है। मधुबनी का नाम पूरी दुनिया में नाम है। लॉस एंजलिस हो, वाशिंगटन हो, न्यूयॉर्क हो, ऑस्ट्रेलिया हो, सिंगापुर हो, स्विट्जरलैंड हो, मॉरिशस हो, रशिया हो, फ्रांस, इटली, जर्मनी, ऐसा कोई दुनिया का देश नहीं है जहां मधुबनी और मिथिलांचल के लोग नहीं हैं। आपने तिरंगा को पूरे दुनिया में लहराया है, इस बार आप MIM का पतंग को लहरा दीजिए। आपकी जितने दुख मुसीबत, हम आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तर उल इमान साहब, इस वकार सिद्दीकी के जरिए काम करवाएंगे। मधुबनी का जो शान आन बान है, ये वकार सिद्दीकी उस वकार को फिर से बुलंदी पे ले जाएगा। चलू AIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन छलथि है और सबसे मेन ई बात कहलथि है गौ हत्या पर जे बहुत नीक बात कहलथि है। जतेक दर्शक छथि हुनका जरूर कहबनि जे एहि पर गौ हत्या करने वाले को उल्टा लटका दिया जाता है, लटका दिया जाएगा अगर हमारी सरकार आती है तो। तै पर आदिल हसन समर्थन केलथि है जे पूरे भारत में बैन होबा के चाहिए। एहि पर कहब सब गोटे के जरूर अपन एक कमेंट्स करी। फेसबुक पर देख रहा छी तो फॉलो करू, यूट्यूब पर देख रहा छी तो सब्सक्राइब करू। सगी मिथिला तक न्यूज.in पर आसपास के खबर पढ़ि सकै छी। जय मिथिला, जय मैथिली, धन्यवाद।